नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तेजस आईएएस एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे और कुशलता के साथ अपनी पढ़ाई खूब कर रहे होंगे। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यानी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संघ एवं उसका क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर में आए कुछ बेसिक वर्ड को समझते हैं। भारतीय संविधान में भाग 1 यानी पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 to 4 में संघ एवं उस राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संवैधानिक सभा सबसे पहले राज्य को परिभाषित किया और नामकरण किया और कहा कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों से स्पष्ट करती है: देश का नाम, नेम ऑफ द कंट्री, और दूसरा यहां का राज पद्धति यानी टाइप ऑफ पॉलिटी। सबसे पहले नामकरण की बात हम अगर करते हैं तो नामकरण में भारत का नाम दिया जाता है, लेकिन आधुनिक मतों के अनुसार यह भी कहा गया कि इसका नाम इंडिया भी होना चाहिए। इसलिए संविधान सभा ने इन दोनों को नाम जोड़ा और कहा इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। यह नामकरण किया गया, लेकिन दूसरा जो कहा गया कि राज पद्धति, अब भारत राज्यों का संघ होगा या राज्यों का समूह होगा, इस पे चर्चा करने के लिए देश को संघ बताया गया। कहा गया कि संविधान का ढांचा संघीय है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ ये बहुत अच्छा शब्द है। इसका कारण बताया गया कि एक भारतीय राज्य के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है, अर्थात भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में कहा गया है। दूसरा जो बात कही गई थी वो कहा गया था कि राज्यों संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, यानी राज्य किसी भी तरीके से उसमें डिवाइड नहीं हो सकता, यानी विभक्त नहीं हो सकता है। यही कारण है कि हमारा पूरा देश एक यूनिटी में रहेगा और इसीलिए इसका नाम, भारत का नाम राज्यों का संघ के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस पार्ट में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन एंड टेरिटरी में, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट निकालेंगे या आपके वीडियो अपलोड होगा तो आप सभी देखेंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशनलिटी, राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। दूसरा, ये डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, ये स्टेट और नेशन में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और राज्य में क्या अंतर है। टाइप ऑफ स्टेट कितने होते हैं, डिफिनीशन ऑफ यूनियन क्या है, डिफिनीशन ऑफ फेडरेशन क्या है, डिफिनीशन ऑफ कन्फेडरेशन क्या है। ये आर्टिकल किस आर्टिकल में इसकी चर्चा हुई है, और स्टेट फॉर्मेशन में जो राज्य गठन हुआ उसमें कौन कौन सी कमेटी बनी थी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। स्पेशल यानी विशेष राज्य क्या है, विशेष राज्य के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, विशेष राज्य देने के पीछे उद्देश्य क्या था। उसके बाद रीजनल काउंसिल है, ये क्षेत्रीय परिषदें हैं, और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये उत्तर पूर्व परिषद क्या है। स्मॉल और बिग स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि स्मॉल और बिग स्टेट होने के क्या फायदे और नुकसान है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके विभिन्न कंटेम्प्ररी इशू से भी जोड़ेंगे और इस पे प्री और मेंस पे आए हुए क्वेश्चंस
को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 1 में जो चर्चा किया गया यूनियन एंड टेरिटरी के बृहद स्तर पे चर्चा करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे और इनके सारे पहलुओं पे विचार करते हुए ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में यूनियन एंड इस टेरिटरी संघ एवं उस का क्षेत्र पर बृहद हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यूपीएससी से लेकर अदर पीएससी से लेकर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, ताकि इस सेक्शन से आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और प्री मेंस बेस पे तैयारी कर सकें। तो चलिए हम इस चैप्टर में आए हुए अब बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और उसके आधार पर ही हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए बेसिक सब जो बेसिक वर्ड है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जाने आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अर्थात ये भी कहा गया है ये बेसिक वर्ड्स जो है, यानी जो ये शब्द अगर आप नहीं समझ सकते तो इंडियन पॉलिटी में खासकर भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले हम इस बेसिक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले बात आता है स्टेट की, हिंदी में इसे राज्य कहते हैं। और इस राज्य की जो परिभाषा दी गई है, जब तक ये परिभाषा आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, वैसे स्टेट शब्द की जो डिफिनीशन है वो हम संविधान में 3 जगह पढ़ते हैं। एक तो यूनियन एंड टेरिटरी में पढ़ते हैं, दूसरा आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे और तीसरा जो आर्टिकल 36 में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये शब्द जो है राज्य शब्द की जो आधुनिक संदर्भ में चर्चा किया गया था, ये सबसे पहले इटली के महान राजनीतिज्ञ और बहुत बड़े कहा जाता है कि मैकियावेली जो थे, उन्होंने ये शब्द की चर्चा किया था। ठीक है, ये सबसे पहले चर्चा किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। तो मैकियावेली जो थे वो बेसिकली राज्य शब्द की चर्चा की और इन्होंने बताया कि ये जो राज्य आधुनिक संदर्भ में जो उपयोग किया गया था वो उस समय के कंटेम्पररी इशू था और उसी के आधार पर इन्होंने राज्य शब्द को परिभाषित किया। ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के साथ साथ बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, मतलब मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट का इनको ज्ञान बहुत ज्यादा था। कहा जाता है कि इटली में रिनेशा के पुरोधा कहे जाते थे, या फादर ऑफ रिनेशा इन इटली अगर कहा जाए तो मैकियावेली को कहा जाता है। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से, यानी कंपोनेंट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो कहा जाता है कि जब स्टेट होगा तो वहां एक जनसंख्या होगी, लेकिन जनसंख्या से पहले क्या होगा? वहां का एक निश्चित भूभाग होगा। और निश्चित भूभाग होने का मतलब ये होता है कि कोई भी देश होगा, कोई भी राष्ट्र होगा, कोई भी राज्य होगा, तो उसका एक क्या होता है? एक निश्चित एरिया होता है और निश्चित एरिया पर एक पॉपुलेशन निवास करती है। तो वह भूभाग जहां जनता निवास करती है यानी जनसंख्या निवास करती है। और कहा भी जाता है कि जहां जनता होगी वहां के शासन व्यवस्था, नियम और कानून के लिए एक सरकार होगी। तो सरकार जो जनता के लिए नियम और कानून बनाती है, तो वहां क्या होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और सरकार क्या करती है? जनता के लिए नियम और कानून बनाती है। और वह नियम और कानून क्या होता है? संप्रभुता, जिसके अंतर्गत निर्णय लिए गए मामलों को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात वह जो राज्य है, यानी वह निश्चित भूभाग है जहां निश्चित जनसंख्या रहती है, जहां सरकार नियम और कानून बनाती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए यानी संप्रभु होनी चाहिए, जहां खुद के निर्णय और सभी मामलों को व्यवस्थित करने की उनकी एक लिबर्टी होनी चाहिए यानी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी के आधार पर कहा जाता है कि नेशन जो होता है वो स्टेट और नेशनलिटी यानी राज्य और राष्ट्रीयता को मिला के ही किसी नेशन का फॉर्मेशन होता है।
तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि राज्य के प्रमुख तत्व ही राज्य को परिभाषित करता है। तो राज्य को परिभाषित करने का मुख्य आधार क्या होगा कि राज्य वह भौगोलिक संरचना होता है जहां की जनसंख्या निवास करती है, और जहां जनसंख्या होगी वहां नियम और कानून बनाने के लिए और जनता को पॉजिटिव वे में रेगुलाइज करने के लिए सरकार होगी, गवर्नमेंट होगा। और गवर्नमेंट क्या होगा, अपने निर्णय और मामलों को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता होगी। अर्थात ये राज्य का मुख्य परिभाषा भी है। अब यहीं से अगर आपको कभी भी स्टेट शब्द की चर्चा किया जाएगा तो आपके दिमाग में 4 कंपोनेंट्स आएंगे। जनसंख्या, जहां एक निश्चित निवास यानी कि भूभाग, सरकार जहां नियम और कानून बनाएगी, और वह सरकार क्या होगी, संप्रभु होगी। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता जो लैटिन शब्द नेट से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना, और राष्ट्रीयता का अर्थ किसी एक जाति विशेष जन्म या रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होता है। कहा जाता है कि राष्ट्रीयता जो होती है, राष्ट्रीयता का अर्थ किसी जाति विशेष में जन्म या रक्त संबंधित के आधार पर होता है। आज विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिनके नागरिक एक ही वंश या कुल से संबंधित है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन होने की वजह से न कोई एक विशेष जाति है और न कोई एक विशेष ब्लड ग्रुप का है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी राष्ट्र भिन्न भिन्न कुलों से संबंधित नागरिक रहते हैं। वंशानुगत शुद्धता बहुत कठिन है, क्योंकि हम विशेष जाति और रक्त संबंध मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अप्रवासियों, अंतर जातीय, अंतर कुलीय विवाहों के कारण अशुद्धता होती आ रही है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीयता का विकास एक मनोवैज्ञानिक घटना है, न कि राजनैतिक या नस्ल आधारित है। अब यहाँ क्या होता है कि राष्ट्र जो है अप्रवासी, जो माइग्रेंट होते हैं, या इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन जो शादियां होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे जो ब्लड रिलेशंस है या एक स्पेशल टाइप ऑफ कास्ट की बात किया जा रहा है, वो उसमें सीक्वेंस नहीं होता है। अर्थात ये हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीयता को परिभाषित किया गया है कि एक जाति विशेष में जन्म होना चाहिए या रक्त संबंधित के आधार पर ही हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिकता और वैश्वीकरण के कारण ये क्या हुआ है कि राष्ट्रीयता का नेचर बदल चुका है, और यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो कि नस्ल आधारित है। अब डिफरेंस बिटवीन नेशन एवं नेशनलिटी, राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर होता है? तो राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है, ये कल्चरल वर्ड है, यह एक मनोवैज्ञानिक भाव है, यह साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजिकली यह रिप्रेजेंटेशंस देता है, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक ही कुल, इतिहास, धर्म, जाति, रीति रिवाज के कारण उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यही होता है कि एक सर्टेन रीजन यानी एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां एक ही कुल या एक ही धर्म, जाति, रीति रिवाज, जिसको कस्टम, ये कल्चर जो होते हैं वो एक जगह पर एक ही जैसे होती है, तो उनको हम लोग राष्ट्रीयता कह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है, यानी इसमें ज्यादा परिभाषा जो संस्कृति से परिभाषित किया गया है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक या मनोस्थिति या मनोवैज्ञानिक भाव होता है, जहां हम जिस रीजन में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं या जिस कल्चर को मानते हैं, जिस रीति रिवाज को मानते हैं और जिस देवी देवता को मानते हैं, उसके आधार पर एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, और वह समुदाय जो होता है एक विशेष धर्म, जाति, रीति रिवाज पर आधारित होता है। इसलिए उस पर्टिकुलर रीजन को हम एक राष्ट्रीयता का बोध कर सकते हैं, या उस क्षेत्र के नाम पर उसका संबोधन किया जा सकता है।
एक राष्ट्रीयता के लोगों में एकता की भावना होती है। ऑब्वियस है कि अगर एक सर्टेन रीजन पे रह रहे हैं और उनके रीति रिवाज और सारे चीजें एक जैसी है, तो ऑब्वियस है कि वहां क्या होगा, एकता की भावना होती है। उन्हें यह महसूस करना हो कि कुछ समानताएं हैं और दूसरे लोगों से अलग करते हैं, परंतु राष्ट्र के लोगों में एक संगठित व्यवस्थित समूह होती है। और यही कहा जाता है कि राष्ट्रीयता में एक संगठित और व्यवस्थित समूह होता है जो सभी तरीके से परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। किसी राष्ट्र के व्यक्तियों को जोड़ने की कड़ी एकता की भावना कहते हैं। और ये भी कहा गया, ऑब्वियस ये भी बातें कही गई है कि व्यक्तियों की जोड़ने की कड़ी जहां ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे से किसी भी जाति, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति के आधार पर जुड़ते हैं, तो वह राष्ट्र डे बाय डे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अतः राष्ट्र से एक संगठन का विचार आता है, जबकि राष्ट्रीयता से भावनात्मकता का सृजन होता है। यानी राष्ट्र जो होता है एक संगठन का विचार, राष्ट्र से एक संगठन का विचार आता है। मतलब राष्ट्र, हम भारत के लोग मतलब भारत के भूभाग पर रहने वाला एक क्षेत्र है जहां की क्या होती है, राष्ट्रीयता की भावना से भावनात्मक, और हम भारत के लोग मतलब हम भारतीय, और हम भारतीय जो एक भावनात्मक लगाव है उसको हम लोग राष्ट्रीयता के नाम से जानते हैं। मूल रूप से राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। अभी मैंने ऊपर चर्चा भी किया कि राष्ट्रीयता जो है एक कल्चरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जो केवल राजनीति है और उसी के द्वारा हमारा क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन होता है। राष्ट्र मूल रूप से एक राजनीति पद है जो कि संयोगवश सांस्कृतिक है। अब ध्यान देना कि राष्ट्र जो होता है राजनीतिक पद होता है, लेकिन हम उसको कल्चरल वैल्यूज में कोरिलेट करते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीयता की राजनीति और राष्ट्र की संस्कृति संकल्पना नहीं है। कहने का दो ही अर्थ होता है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी पूरक होते हैं, जहां राजनीतिक और सांस्कृतिक मनोस्थिति को प्रदर्शित किया जाता है और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि जहां राष्ट्र होगा वहां राष्ट्रीयता होती है, और जहां राष्ट्रीयता होती है वहां राष्ट्र होता है। अब जब नेशन और नेशनलिटी का ये दूसरा पार्ट है कि राज्य के विकास से यह प्रदर्शित हो चुका है कि एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले राज्य भी हो सकते हैं, ऑब्वियस हो सकते हैं, तथा एक ही राष्ट्रीयता के कई राज्य भी पाए जा सकते हैं। पूर्व सोवियत संघ जब कहा जाता है कि जब वह एक राज्य था तो कई राष्ट्रीयताएं, जब पूरी तरीके से पूर्व सोवियत संघ जो था जब एक था तो उसमें बहुत सारी राष्ट्रीयता थी। दूसरा उदाहरण के लिए कोरियन राष्ट्रीयता जो 2 से 2 अधिक राज्यों में विद्यमान है, अतः राज्य एवं राष्ट्रीयता एक ही साथ पाए जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते। इसलिए राज्य और राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र और राष्ट्रीयता और राज्य एक ही साथ पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता दो अलग अलग शब्द हैं। कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं और राष्ट्र का निर्माण आधारभूत तथ्य गुण है, अर्थात राष्ट्र के पहले राष्ट्रीयता का स्थान आता है। इसलिए मूल उत्पत्ति के अनुसार ये दोनों एक जैसे नहीं है। यहूदी राष्ट्रीयता ने यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया, और ध्यान देना कि राष्ट्रीयता पहले आती है और राष्ट्र बाद में आता है। ये मतलब राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि जिस प्लेस पे आप रहते हो या जिस कम्युनिटी से, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, कुछ उसके इथिक्स होते हैं और उसी इथिक्स पे आपको गर्व होता है, और उसी गर्व को हम लोग राष्ट्रीयता के नाम से जानते हैं। और यह राष्ट्र के निर्माण के लिए मूलभूत गुण होते हैं। अर्थात ये भी कहा जाता है कि राष्ट्र से पहले राष्ट्रीयता आती है। वहां का मेन जो हम कंसेप्ट की अगर बात करें तो राष्ट्रीयता जो होती है उस स्थान का एक विशेष गुण होता है जिसके आधार पर हम यह डिसाइड
करते हैं, यह निर्णय लेते हैं कि वह किस राष्ट्र से बिलोंग करता, और एक ही व्यक्ति जो होते ही अपनी राष्ट्रीयता को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकता है। जैसे ये कहा गया है कि यहूदी राष्ट्रीयता ने यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया। यदि राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही कुल, वंश, जाति, रिवाज और एक ही क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक लोगों के लिए करते हैं। ऑब्वियस है कि जहां अगर हम किसी भी प्लेस की बात करते हैं तो वहां एक ही कुल या भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति या एक ही क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्याओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ब्रिटिश लोग भी एक राष्ट्र है। दूसरी ओर राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के छोटे भिन्न मानव समुदाय के लिए भी कर सकते हैं जो उस क्षेत्र की जनसंख्या का छोटा सा भाग है। जैसे वेल्स जो होता है एक राष्ट्रीयता है और ब्रिटिश राज्य का एक अंग है। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से कि राष्ट्रीयता, जैसे अगर हम किसी प्लेस पे रह रहे हैं तो किसी प्लेस का मतलब होता है कि सपोज दैट कि हम गांव में रह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि विलेज होता है। ये क्या होगा? विलेज होगा। यानी जिस गांव में आप बॉर्न हुए थे तो उस गांव का अपना एक कल्चर होगा, और वह गांव जो होगा किसी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा, और वह ब्लॉक क्या होगा? किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा होगा, और वह डिस्ट्रिक्ट किसी राज्य से, स्टेट से बिलोंग कर रहा होगा, और वह स्टेट किसी नेशन से बिलोंग कर रहा होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि वहां पहले हमारा गांव, नेटिव प्लेस जो है वहां एक लगाव होगा, और उससे लगाव होगा तो वहां का एक विशेष क्षेत्र होगा, वहां का एक विशेष लोग होंगे। तो पहले आपकी राष्ट्रीयता उस गांव की होगी। जैसे उस गांव से हम ऊपर उठेंगे तो हमारी राष्ट्रीयता ब्लॉक से होगी। अगर उस ब्लॉक से होगी तो डिस्ट्रिक्ट से होगी, और डिस्ट्रिक्ट से होगी तो स्टेट से होगी, और स्टेट से होगी तो वह नेशन से होगी। जैसे आप कहीं गांव से बाहर जाते हो तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति पूछता आप कहाँ के हो तो उस गांव का नाम बताते हो। अगर आप ब्लॉक के बाद जाते हो तो पूछता कि कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा गांव होगा, इस तरीके से। अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट होता है, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा विलेज होगा। अगर स्टेट के बाहर जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से ब्लॉक, कौन से विलेज। फिर अगर आप राष्ट्र से यानी नेशन से बाहर जाते हैं तो कौन से देश से हैं, फिर कौन से स्टेट से हैं, कौन से उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस ब्लॉक से हैं और किस विलेज से। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस प्लेस पे रहते हैं उसका एक कल्चरल वैल्यूज होता है, और उस कल्चरल वैल्यूज के आधार पर वहां की राष्ट्रीयता को परिभाषित किया जाता है। वही बातें कही गई है कि जो जहां रहता है उसकी एक राष्ट्रीयता होती है। यह ग्रुप जो होता है विभिन्न कल्चर का भी होता है, मल्टी डायमेंशनल कल्चर्स भी हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल कॉस्ट भी हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल हमारा रिलीजन्स भी हो सकते हैं, सभी के आधार पर। लेकिन उस प्लेस की में जो यूनिटी होगी उसी के आधार पर उसकी राष्ट्रीयता को परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाने कि राष्ट्र, ये जो अगर हम बात करें कि राज्य और नेशन, तो राज्य और नेशन में क्या अंतर होता है? राज्य में प्रभुसत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, या बलपूर्वक क्या होता है, नागरिकों से आज्ञा पालन करा सकता है। तो यह क्या कर सकता है? जिसके पास पावर होगा वो आम नागरिकों के लिए क्या होगा, कोई भी रूल और रेगुलेशन इस पर पॉजिटिवली क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट करा सकता है। राष्ट्र में राष्ट्र प्रेम निहित होता है, जिसमें प्रभुसत्ता नहीं होती है, जिसमें पावर्स नहीं होते हैं, लेकिन यह एक क्या होता है, साइकोलॉजी होती है या साइकोलॉजिकल एक फेनोमेना होता है जिसमें राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्यार होता है वो निहित होता है। राज्य एक संगठित सरकार होती है। ऑब्वियस आपने देखा कि राज्य अभी जहां एक निश्चित भूभाग होगा, निश्चित जनसंख्या निवास हो, निश्चित भूभाग पर अगर जनसंख्या निवास करती होगी तो उस जनसंख्या को रेगुलाइज करने के लिए एक सरकार होगी, और सरकार नियम और कानून बनाएगी और संप्रभु भी होगी, ताकि उस राज्य में अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था को क्या किया जा सके, लागू किया जा सके, और आम जनता को खुशहाल बनाया जा सके। राष्ट्र में संगठित सरकार का होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि वहां सरकार
होना भी चाहिए और नहीं भी हो सकता है। राज्य एक राजनीतिक संगठन होने का मतलब होता है कि यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ ये पूरा जो राज्य के परिभाषा में यह परिभाषित किया गया है, राष्ट्र में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता होती है। और राष्ट्र में क्या होता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। और राज्य सदैव बाह्य नियंत्रणों से मुक्त होता है, क्योंकि बाह्य नियंत्रणों से मुक्त होने का मतलब होता है यह सोवरेन होता है। राष्ट्र के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता दूसरों देश से लगाव के लिए तो उसके लिए कोई एक निश्चित भूभाग नहीं होता है, जबकि राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है। राज्य को सदैव बाह्य नियंत्रण, ये सोवरेन होता है, जो मैंने चर्चा कर चुका है। राष्ट्र पर बाह्य नियंत्रण हो सकता है। ये क्या होता है, राष्ट्र पर बाह्य नियंत्रण मतलब एक्सटर्नल जो कंट्रोल होने की बात होती है, ऑब्वियस है कि हो सकता है। राज्य के पारंपरिक एकता की भावना होना आवश्यक है, जबकि राष्ट्र के आधार पर ये पारंपरिक एकता की भावना होना भी चाहिए, और होता भी है। तभी क्या होता है, उस देश के, उस प्लेस के प्रति आपका क्या होगा, लगाव होगा। तो ये रहा राज्य और राष्ट्र में डिफरेंस। अब होता है कि राज्य और सरकार में क्या डिफरेंस होते हैं। ये राज्य एक स्थायी संस्था है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन से ये सदैव बना रहता है, क्योंकि राज्य का अगर परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है तो आप किसी भी तरीके, कोई भी चीजों से कोरिलेट करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप, तो राज्य एक क्या होता है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता है, और ये हमेशा बना रहता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, जो कहा जाता है कि अमूर्त का मतलब यह एक कल्पना मात्र का है। यह कल्पना मात्र का मतलब यही होता है कि यह इमेजिनेशन पे आधारित है, और ये अमूर्त संस्था, अमूर्त होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और यहाँ देखो, सरकार अस्थायी या समय पर जनता के इच्छा अनुसार बदलती है। ऑब्वियस है कि सरकार क्या होती है, आज देखोगे कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इससे पहले आप देखोगे कांग्रेस की थी, कल पता नहीं कौन आएगा। तो सरकार क्या होती है, अस्थायी होती है, और ये समय समय पर जनता की इच्छा के अनुसार बदलती रहती है। सरकार का साकार रूप होता है, सरकार एक निश्चित स्वरूप में आता है। और राज्य एक व्यापक शब्द है, राज्य के शासक वर्ग और शासित जनसमूह दोनों में शामिल होते हैं। ये शासक और शासित दोनों जनसमूहों को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार राज्य का एक अंग है। सरकार में केवल शासक वर्ग ही होते हैं, उसमें शासित जनसमूह नहीं होती है, क्योंकि वो शासित जनसमूह जो होती है वो राज्य का पार्ट होता है, और शासक वर्ग शासित जनसमूह पर ये, यानी आप कह सकते हैं कि एज ए IAS ऑफिसर आम जनता की सेवा करते हो, तो क्या होता है कि जो रूल और रेगुलेशन हमारी सरकार बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है, आप सभी कराते हो। कल के जो भावी IAS जो हो, आप लोग कराते हो। तो इसका मतलब होता है, और आप किसके पार्ट हो, राज्य के पार्ट हो। तो कहा जाता है कि सभी सरकारें एक समान नहीं होती है, सबके अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं, सबके अलग अलग अपने विचारधारा होते हैं। सभी राज्यों के लक्षण एक समान ही होते हैं। राज्य होगा तो उसमें कैरेक्टर क्या होगा, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि वो निश्चित भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सोवरेन होगा, सरकार होगी। तो अब ये भी कह सकते हैं कि सभी राज्यों के लक्षण समान हो सकते हैं, समान होते ही हैं। सरकार के कार्य जनहित में नहीं हो तो नागरिक सरकार का विरोध करती है। ऑब्वियस है कि अगर सरकार अगर जनता के लिए नहीं काम करती है और उनके जनहित में नहीं करती है, तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं है। राज्य प्रभुत्व संपन्न संस्था है, व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता है। राज्य जो होता है वो, मैंने कहा ना कि सोवरेन होता है, उसको कोई विरोध नहीं कर सकता है, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार और राज्य का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी के अनुसार वो काम करते हैं। सरकार मनुष्य का परिणाम नहीं है, वर्तमान राज्य का वर्तमान स्वरूप विकास का परिणाम है। ये जो कहा जाता है कि राज्य को हम परिभाषा उसके विकास से किया जा सकता है, और राज्य का अधिकार एक मौलिक है, सरकार का अधिकार मौलिक नहीं है। तो अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर राज्य होगा तो राज्य के अंतर्गत क्या होगा, सरकार होगा। यानी हम बात करें इस अगर वेन डायग्राम से, तो ये राज्य है, ये इसको हम लोग कहते हैं राज्य, यानी ये है स्टेट, और उसके अंदर ये, उसके अंदर क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट होगी।
तो ठीक हो गए। जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें, अगर स्टेट की बात करें, तो स्टेट में आप देखोगे कि एमपी है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इन सभी में आप देख सकते हो कि वो स्टेट होगा, और स्टेट होगा तो वहां क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। तो कहने का मतलब होता है कि राज्य और गवर्नमेंट में मेन डिफरेंसेस यही है। अब जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि टाइप ऑफ स्टेट, ये टाइप ऑफ स्टेट जो क्लासिफिकेशन किया गया था, क्योंकि अगर हम देखें कि संविधान बनने से पहले अगर भारत में देखें तो बहुत छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे, और छोटे छोटे रियासतों में बटे होने का मतलब होता है कि उस रियासत का अपना नियम और कानून था, जो मुख्यतः क्या होता था, धर्म आधारित होता था। और धर्म आधारित जो देश या स्टेट होते हैं, वो उनकी अलग एक एक्टिविटीज होती है, क्रियाकलाप होता है, और उस क्रियाकलाप के आधार पर हम पूरे राज्य को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक एथिस्ट की बात करते हैं, एक सेकुलर की बात करते हैं, एक रिलीजियस की बात करते हैं, एक को नास्तिक, यानी ये जो हो जाएगा नास्तिक राज्य। और ये नास्तिक राज्य वो राज्य होते हैं जिसके कोई धर्म नहीं होते हैं। सेकुलर जो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, जिसको पंथ निरपेक्ष ये कहते हैं, कि पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे आप भारत को ले लो, ये पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों को क्या करता है, इक्वल यानी समान रूप से देखता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों को तटस्थ रहता है, सभी धर्मों को संभाव दृष्टि से देखता है। और रिलीजियस स्टेट जहां के धर्म द्वारा होता है, इनका एक विशेष धर्म होता है। जैसे आप देख लो कि इस्लामिक कंट्री, जैसे पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, और ईसाई जो कंट्री है, आप श्रीलंका को देख लो। इस तरीके से दुनिया में जो देश है वो रिलीजियस कंट्री यानी रिलीजियस स्टेट है। और रिलीजियस स्टेट मतलब कि यहाँ एक विशेष धर्म होगा। इसका कहने का मतलब होता है कि रिलीजियस का मतलब होता है, ये थियोक्रेसी जो होती है, यहाँ एक क्या होता है, एक विशेष धर्म होता है। तो टाइप ऑफ स्टेट कितने हैं, एथिस्टिक जो नास्तिक होते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता है। सेकुलर वो सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं या पंथ निरपेक्ष राज्य होते हैं। और रिलीजियस यानी जो धर्म द्वारा यहाँ एक विशेष धर्म होता है। अब होता है हमारा यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे कहा गया आर्टिकल फर्स्ट में ही कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे यूनियन और फेडरेशन और कन्फेडरेशन ये 3 शब्द हैं जो लगभग सबका मीनिंग एक ही होता है। लेकिन अगर राजनैतिक युग में और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देखें तो इनके शब्दों के मीनिंग अंतर होती है, शब्दों के मीनिंग में अंतर होता है, और इस मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पता भी होगा कि जब भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तो उस समय ब्रिटिश प्रोविंस थे और एक तरफ तो देसी रियासत थी। तो देसी रियासत जो थे उनका अपना रूल और रेगुलेशंस होते थे, और रूल और रेगुलेशंस होते वो भी एक राज्य के रूप में परिभाषित होते थे, क्योंकि उनका छोटी छोटी रियासतों, जब भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था तो उसमें 565 रियासत थी। वो सभी रियासतों को यूनिफिकेशंस किया गया, यानी उसका विलय कराया गया। तो कहा जाता है यूनियन का पहला होता है कि विलय पत्र के माध्यम से बनाया गया था, यानी उनको विलय किया गया था। जितनी रियासतें थी उनको हम लोग क्या किए, विलय किए थे। तो विलय पत्र के माध्यम से क्या किया गया था, उनको बनाया गया था। संघों के सदस्य की स्वतंत्रता नहीं होती है। जो संघ के सदस्य होंगे, यूनियन में जो भी मेंबर्स होंगे, उनकी स्वतंत्रता नहीं होती है। संघ की केंद्रीय सरकार यानी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्णय प्रायः संघ बाध्यकारी होते हैं। तो ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजंस होगा वो अदर स्टेट पे यानी संघ सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा, यानी उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है या उनको फोर्सफुली मानना पड़ेगा, या हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट पर, राज्य पर वो एकदम फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। संविधान में बदलाव संघ एवं राज्यों की बहुमत से होता है। जब आर्टिकल 368 आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली कहा गया है कि कुछ ऐसे बदलाव जो होते हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जो संघ एवं राज्यों के
होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं संघ पे। शेड्यूल 7 में भी अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह की लिस्ट की बात करता है। एक को हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक को कहते हैं स्टेट लिस्ट और एक को कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। यानी एक को हम लोग केंद्रीय सूची कहते हैं, एक को राज्य सूची कहते हैं और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जहां संघ एवं राज्यों को मिला के क्या किया जाता है, कोई भी नियम और कानून, अगर संघ और राज्यों में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो संघ उस पर नियम बनाएगा और वह नियम और कानून लागू होगा राज्यों में। तो कहने का मतलब यूनियन क्या है, तो यूनियन जब भी हो विलय पत्र के माध्यम से बनाया गया था। संघों के सदस्यों की स्वतंत्रता नहीं होती है, केंद्रीय सरकार निर्णय की भूमिका में सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है और संविधान में बदलाव अगर हो तो वो किसके आधार पर हो सकता है, संघ एवं राज्यों के बहुमत से हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर दे सकते हैं तो भारत है। उसके बाद फेडरेशन की बात करते हैं। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यह स्वराजित राज्य के मध्य समझौते होते हैं। ध्यान देना वो विलय पत्र के, और ध्यान देना जो संघ बनाया गया है, आप अगर इसमें देखेंगे कि जो विलय पत्र के माध्यम से बनाया गया है और संघ से कभी अलग नहीं हो सकता है, न अपना कोई क्या कर सकता, अलग स्टेट बना सकता है, न संघ से वो अलग हो सकता है, न अपने में डिवाइड कर सकता, अपने में बंटवारा और वर्गीकरण भी नहीं कर सकता है। ये यूनियन की सबसे बड़ी खासियत है और इसकी पहचान है। तो आप ये भी समझ सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस शब्द को प्रयोग किया कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया, राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया कि वो संघ से अलग हो, लेकिन संघ को यह अधिकार है कि राज्य को अपनी सुविधा के अनुसार प्रशासनिक, राजनैतिक या और किसी आधार पर उसको मल्टी पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी बंटवारा किया जा सकता है कि, लेकिन राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया गया कि अपने राज्य का विस्तार कर सके। राज्य को परिभाषित करने में वो अपने राज्य को कई पार्टों में डिवाइड कर सके या किसी भी तरह का राज्यों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि संघ की केंद्रीय सरकार के निर्णय प्राय सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है। फेडरेशन में क्या होता है, स्वराजित राज्य के मध्य समझौते होते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य के क्या करता है, स्वराजित जो होते हैं, जो राज्य के मध्य समझौते का ये परिणाम होता है। केंद्र सरकार के अधीन ये काम करते हैं। ध्यान देना, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके अधीन ये काम करते हैं। केंद्रीय सरकार के निर्णय प्राय बाध्यकारी होते हैं। संविधानों में बदलाव के लिए सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। ध्यान देना, अनुमति आवश्यक है। और यहां आपने क्या देखा कि बहुमत होना चाहिए, राज्यों के बहुमत होना चाहिए। यहां अनुमति अगर मिल जाती है तो अब आप देखोगे कि फेडरेशन और यूनियन में माइनर का डिफरेंसेज होता है और इसी माइनर अगर कोई स्टूडेंट समझ लेता है या जो इस एग्जाम की तैयारी करता है वो अगर इन बारीकियों को समझता है, तभी इन सारी छोटी छोटे वर्ड जो होते हैं जो काफी मीनिंगफुल होते हैं और हमारे संविधान में जब उसको वर्णन किया गया है तो वो अपना एक अर्थ लेके शामिल है। इसलिए आपको यह ध्यान देना होगा कि फेडरेशन और यूनियन में एक माइनर डिफरेंसेज है। इसका जीता जागता क्या एग्जाम्पल है, आपका यूएसए है। अब कन्फेडरेशन जनरली ये कम चर्चा में रहता है। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, ध्यान देना, दो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच समझौता करके इसका निर्माण किया जाता है। इसके सदस्य विश्व के राष्ट्र की तरह एक संबंध रख सकते हैं। सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है। या नाम मात्र की केंद्रीय सरकार होती है। ध्यान देना, या केंद्र मंत्र, ये नाम मात्र की केंद्रीय सरकार होती है और केंद्रीय सरकार के निर्णय सदस्य मानने से इनकार कर सकते हैं। संविधान में बदलाव के लिए हर संघ की अनुमति आवश्यक होती है। संघ सदस्य की अनुमति आवश्यक होती है। जैसे आप देखोगे कि दो या दो से अधिक राष्ट्र जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं समझौता करके क्या करते हैं, एक समझौता करके इसका निर्माण करते हैं और इसके सदस्य विश्व के साथ राष्ट्र की तरह संबंध रख सकते हैं। यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जैसे संबंध रखता है वैसे रख सकता है। सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है। या नाम मात्र की केंद्रीय सरकार होती है। यहाँ कोई इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता है और केंद्रीय सरकार के निर्णय सदस्य मानने से इनकार कर सकते हैं। यहाँ बाध्यता नहीं होती है कि जो हमारा केंद्रीय सरकार जो कर रहा है उसको हम लोग फॉलो ही करें,
उसको मानने से इनकार भी कर सकते हैं, और बदलाव के लिए हर सदस्य को क्या होना चाहिए, ये अनुमति होगी। जैसे आप यूरोपियन यूनियन को देखोगे, पूरा एक यूरोपियन कॉन्फेडरेशन है, और उस यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे राष्ट्रों का क्या होता है कि ग्रुप है, समूह है, और उनका एक संविधान है, और उसी संविधान के अनुसार क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। और ध्यान देना, उसमें कोई राष्ट्र, वो कहा जाता है कि केंद्रीय सरकार नहीं होती है, और जो सदस्य होते हैं वो सभी सदस्यों पे मानने के लिए क्या होते हैं, जो अगर इनका होता है मानने के लिए इनकार भी कर सकता है, अगर उनके लिए सुटेबल होगा तो कर सकते हैं। उसी तरीके से बेल्जियम में भी है और यूरोपियन यूनियन। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि यूनियन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, कॉन्फेडरेशन का ये बेसिक कंसेप्ट जो है उसने आपने समझ लिया, और फेडरेशन का भी समझ लिया। तो ध्यान देना, फेडरेशन और यूनियन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंसेज होते हैं, इसको हमें बारीकियों से अध्ययन करना होगा, क्योंकि हम आने वाले आर्टिकल्स में हम इनकी चर्चा करेंगे। तो शायद आपको चाहे फेडरेशन की बात करें चाहे यूनियन की बात करें, इनकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर इन बारीकियों को आप नहीं समझ पाएंगे तो खासकर यूनियन एंड टेरिटरी या आने वाले शब्दों को आप आने वाले चैप्टर्स में जो आर्टिकल यूज किए गए उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, और यहीं से आपकी वीकनेस शुरू हो जाती है। ताकि आप क्या हो पाओगे कि अगर इन सारे बेसिक कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और क्या होगा कि जब अगर सब्जेक्ट में मेजर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है तो स्टूडेंट उससे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। अब हमारा यूनियन एंड इस टेरिटरी में जो चर्चाएं किया गया है, ये आर्टिकल के वाइज चर्चा किया गया है। मैंने केवल इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हूं। अभी सेकंड वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इस पे बृहद स्तर पे चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 1 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या क्या कहता है, मैंने कहा था ना कि भारत में दो पर यहाँ राज्य सिस्टम की बात करते हैं, यानी पॉलिटिकल, यहाँ टाइप ऑफ पॉलिटी की बात मैंने कहा था, और दूसरा कहता है नेम ऑफ कंट्री की। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, यूनियन होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। उसके बाद राज्यों के संघ से आशय है, अब देखो कि राज्यों के संघ से आशय क्या है, पहला, भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, वो विलीन हुआ था, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर किया था, और इसी के आधार पर राज्यों के संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। इनको राज्य से संघ से अलग ये नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी भारत का जो राज्य होगा, स्टेट होगा, वो मल्टी पार्ट में टूट सकता है, नस्व मतलब विनाशी है, मतलब वो जब चाहे हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन संघ को कभी भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब वही है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी। इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। अब आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश स्थापना का अधिकार संसद को है, और जो विधि द्वारा उसका विनिमय और परिवर्तन कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया कि संसद पे छोड़ दिया, क्योंकि उस समय के अगर हम समसामयिक परिस्थितियों और स्थितियों को देखें तो बहुत चीजें समझ में नहीं आ रहा था। तो संविधान सभा ने क्या कर दिया है कि संविधान पे छोड़ दिया। इसीलिए नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है, स्थापना की बात करता है, ये संसद को है, जो विधि द्वारा क्या कर सकता है, उसको इंप्लीमेंट भी कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है, उसमें जो चाहे वो ऐसा परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 जो कहता है कि संसद नए राज्यों को निर्माण भी कर सकता है, पुराने राज्यों के नामकरण भी है। जैसे पहले आप देखोगे कि उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया। ठीक है, तो नए राज्यों का ये क्या कर सकता है, निर्माण भी कर सकता है, पुराने राज्यों का नाम और क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और यह परिवर्तन करने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करना होगा, तो उस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसके पास ले जाना होगा, राष्ट्रपति से सिफारिश की आवश्यकता होती है, अनुमति लेना होता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर संबंधित राज्य के राय जानने के लिए प्रेषित करता है, और इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारण किया जाता है। क्या होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए प्रेषित करता है, और उसके लिए एक
निश्चित समय सीमा का निर्धारण होता है। जैसे एमपी से अगर छत्तीसगढ़ बना, या यूपी से उत्तराखंड बना, या बिहार से झारखंड बना, तो इससे पहले क्या होता है कि पहले तो यह राज्य बनाने के लिए हमें राष्ट्रपति के पास वो सिफारिश यानी लेना लेना पड़ता है। एक प्री कहा जाता है कि प्री परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्री परमिशन लेने के लिए उस बिल को लाया जाता है और वो पहले राष्ट्रपति पास करता है। अब राष्ट्रपति क्या करता है कि उस राज्य को भेजता है कि भैया आपकी सहमति है कि नहीं, आप इस चीज से सहमत हैं कि नहीं। अगर उसके लिए एक समय सीमा निश्चित किया जाता है, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है, और राज्य विधानमंडल राज्य बाध्यकारी नहीं है, यह मात्र औपचारिकता है। अगर वहां दो केस होता है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी स्टेट के डिवीजन के लिए और दूसरा स्टेट बनाने के लिए अगर कोई प्रपोजल या बिल उसके पास जाता है, तो राज्य का विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर पर यह बाध्यकारी नहीं होता है। अगर क्या होता है कि अगर परमिशन देता है कि हाँ हमारे राज्य को डिवाइड कर दिया जाए और नए राज्य का अगर परमिशन देता है तो भी, अगर नहीं देता है तो भी, अगर संघ चाहे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या हो सकता है कि उस राज्य का फॉर्मेशन हो सकता है, और हुआ भी है। अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 4 में ऐसा कोई विधि जो आर्टिकल 368 के प्रायोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। और ध्यान देना, इसमें अगर इस तरह का कोई परिवर्तन, राज्य संबंधित कोई भी परिवर्तन अगर किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, संशोधन नहीं होगा। क्योंकि आर्टिकल 360 जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका बृहद चर्चा हम लोग करेंगे, तब उसके हम लोग अच्छे तरीके से समझ। तो आप अभी यही सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है, सरल शब्दों में ये समझना है कि आर्टिकल 368 के अनुसार, यानी राज्य का नामकरण की बात करते हैं, राज्य की सीमा और सीमा में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, पुराने राज्यों के नामकरण या जितने भी चेंजेस करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 368 के अनुसार उसको हम संशोधन करते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि जिस दिन अगर ये बिल पास करना है तो उपस्थित सदस्य का 50% प्लस 1 होना चाहिए। अगर साधारण बहुमत है और सामान्य बहुमत से आशय उपस्थित और मत देने वाले संख्याओं का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब होता है कि 50% प्लस 1 अगर है, जितने सदस्य, अगर मान लीजिए कि 400 मेंबर है, अगर 400 मेंबर हैं अगर बैठे हुए हैं, तो उसमें 201 मेंबर, अगर 201 मेंबर है तो बहुमत से ये बिल पास हो जाएगा। और बहुमत से बिल पास होने का मतलब संसद ने उस नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है, पुराने राज्यों का नामकरण भी चेंज कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, आकार और सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि उसमें आर्टिकल 368 के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाएगा और बहुमत के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, साधारण बहुमत में किया जा सकता है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक ये जनरल, इसका अभी हम लोग मल्टी डायमेंशनल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जरूर देखें आप लोग। अब ये कहा गया कि जब राज्य बन गया तो बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे भारत में सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको किस तरीके से राज्यों का विभाजन और राज्य का निर्माण किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां जो था ये बिफोर इंडिपेंडेंट था। बिफोर इंडिपेंडेंट जो हमारे यहाँ राज्य का निर्माण हुआ, और आफ्टर इंडिपेंडेंट ये था। तो बिफोर इंडिपेंडेंट में सबसे पहले आप देखोगे कि 1903 में सर हर्बर्ट रिस्ले एक आयोग बनाया गया था, और उन्होंने कहा था कि भारत में, आपको पता है कि 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि बंगाल सरकार को लिखे गए पत्र में भाषाई आधार पर बंगाल को विभाजन करने का सुझाव दिया था। यानी कि बंगाल का विभाजन किसके आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो। ये किसने किया था, सर हर्बर्ट रिस्ले ने। भारत सरकार के गृह सचिव को क्या किए थे, इन्होंने पत्र लेकर कहा कि भारत में बंगाल का अगर विभाजन करना है तो उसके भाषाई आधार पर करना है। फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग राज्य सचिव को लिखे एक पत्र में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की मांग की,
जिसमें भाषा के मुद्दे को प्रमुखता दी गई थी। उन्होंने ये कहा कि ये भाषाई आधार पर जो विभाजन किया गया है उस पे क्या किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और नो डाउट 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद 1918 की अगर हम बात करें, 1918 की बात करें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये कहा गया है कि राज्यों का गठन भाषाई एवं जातीय आधार को अस्वीकार, परंतु वो छोटी इकाई पर बल दिया। इन्होंने भाषाई आधार पर और जातीय यानी कास्ट के आधार पर इन्होंने नए राज्य को बनाने के लिए पूरी तरीके से बैन किया। लेकिन इनका यह मानना नहीं था कि राज्य को निर्माण नहीं किया जा सकता है, परंतु छोटी इकाइयों पे बल दिया गया। अब आफ्टर, अगर बिफोर इंडिपेंडेंट की बात करें तो किसी भारतीयों के द्वारा ये पहला था नेहरू, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। भाषा, जनेच्छा, जनसंख्या एवं भौगोलिक, आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों के आधार पर होना चाहिए। भाषा का मतलब वहां के एक लैंग्वेज होनी चाहिए। जनेच्छा का मतलब होता है वहां के जो लोगों की जो इच्छा है, और जनसंख्या और भौगोलिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर किसी राज्य का निर्माण होना चाहिए। ये मोतीलाल नेहरू का, जब मोतीलाल नेहरू साहब जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में जब, तो उसमें यह बातें कही गई थी कि भारत में राज्यों का निर्माण वहां के भाषा के आधार पर, वहां के लोगों की इच्छा के आधार पर और जनसंख्या और भौगोलिक, आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों के आधार पर क्या किया जा सकता है कि परिभाषित और उनका वर्गीकरण और विभाजन किया जा सकता है। 1930 में भारतीय स्टेटरी कमीशन आया था। जाति, धर्म, आर्थिक हित, भौगोलिक एकरूपता, गांवों शहरों को संतुलन कि राज्यों का गठन का आधार माना है। किसी भी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि अनेक मुद्दों को गठन का आधार माना, लेकिन गठन का फल स्वरूप प्रभावित क्षेत्रों की आपसी सहमति के गठन के आधार पर माना, भाषाई आधार पर सशर्त स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का निर्माण जो होता है किसी एक आधार पर नहीं होना चाहिए, न जाति के, न धर्म के, न आर्थिक क्षेत्र के, न भौगोलिक आधार पर नहीं होना चाहिए। वहाँ मल्टी डायमेंशनल आधार होने चाहिए और भाषाई आधार को सशर्त स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने जो 1913 में भारतीय स्टेटरी कमीशन जो आई थी, उन्होंने इस पे परिभाषित कर दिया कि जब भी भारत में अगर राज्य का निर्माण होगा तो उसमें एक मुख्य मुद्दा जो होगा भाषा होगा। अब 1931 में ओडोनिल आयोग आया था और यह अनुशंसा का समर्थन किया। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला कि जो 1930 में भारतीय स्टेटरी कमीशन है उसके आधार पर इन्होंने परिभाषित कर दिया। और 1936 में भारतीय संविधान के अनुसार यह कहा गया कि इसकी अनुशंसा पर सांप्रदायिकता आधार पर सिंध प्रांत का यानी संयुक्त समिति का गठन किया गया था और उसी के आधार पर आप क्या होगा कि उनको वर्गीकरण कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे पहले धर कमेटी का रिकमेंडेशंस क्या हो गया, हालांकि उसने वर्तमान परिस्थितियों को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया एवं प्रशासनिक सुविधा एवं इतिहास, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर पुनर्गठन का समर्थन। नो डाउट आपको पता भी होगा कि 1948 में धर कमीशन है तो उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का क्या किया कि पुनर्गठन का पूरी तरीके से विरोध किया। इसका मानना यही था कि अगर भाषाई आधार पर हो जाएगा तो भारत में भाषा की विविधता बहुत ज्यादा, और विविधता ज्यादा होगी तो आप समझ सकते हो कि एक रीजनल लेवल पे स्टेट की मांग बढ़ती जाएगी। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण, प्रतिकूल होने के कारण ये कहा भी जा सकता है कि भाषाई आधार पर क्या किया गया कि राज्यों का गठन, कुछ राज्यों का गठन किया गया था। उसके बाद 1948 में जेबीपी आयोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, ये जेपीपी आयोग आया था और उन्होंने कहा था कि प्रभावी जनता की आपसी सहमति, जो कहा जाता है कि जिस एरिया को अगर एक राज्य का दर्जा देना है तो वहां के प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का निर्माण होना चाहिए, न कि सबको ध्यान देने के रखते हुए कि भाषा के आधार पर बनाए जा सकने की संभावना से उन्होंने इनकार नहीं किया। भाषा के आधार पर बने राज्य आंध्र प्रदेश का गठन इसी रिपोर्ट के बाद 1953 में किया गया। लेकिन आपको ध्यान देना कि वो परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी और उसी के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किया गया, तो वो है आंध्र
प्रदेश, जो 1953 में किया गया है। उसके बाद 1955 में फजल अली आयोग आता है, राज्य पुनर्आयोग गठन, और इसमें 3 मेंबर होते थे, 3 मेंबर थे, और इन्होंने यह रिकमेंड कि राष्ट्र की एकता, प्रशासनिक, आर्थिक, वित्तीय, यानी आपको जो नेशनल इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस के और आर्थिक विकास के अल्पसंख्यक हितों की रक्षा किया जा सके, और एक सार्थक विकास के साथ अल्पसंख्यकों के साथ अगर विकास किया जा सके तो हमें लगता है कि वैसे राज्य का फॉर्मेशन करना चाहिए। इस आयोग में 3 मेंबर थे, ये के.एम. पानिकर पुनर्गठन आयोग का माना, और सरकार इस आयोग की अनुशंसा कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। इस अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कर दिया गया, और इसी के फजल अली के बाद आपको पता भी होगा हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिकर और फजल अली, ये तीनों लोगों के ग्रुप ने इन्होंने फाइनली रिकमेंड किया कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन जो होना चाहिए, ये सभी ऐसे आधार पर किया जाए जहां प्रशासनिक, आर्थिक, वित्तीय और राष्ट्रीय एकता की बात करें, जो अल्पसंख्यक हो उनके हितों की रक्षा करते हुए इस तरह के हमें क्या करना चाहिए, राज्य का निर्माण करना चाहिए। अब 1949 में राज्यों का जो क्षेत्र जो संवैधानिक था उसको 4 पार्टों में किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट ए में 10 राज्य थे और 216 यानी 216 रियासती। वो 10 कौन से थे? असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त राज्य, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उसके बाद बी में आप देखेंगे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उत्तर मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन। सी में 10 राज्य और 60 देसी रियासत थे, अजमेर, भोपाल और बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। और डी में क्या था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र। तो ये जो क्या गया कि संवैधानिक 1949 द्वारा भारत में का राज्य क्षेत्र हो गया, इस तरीके से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो उसमें 10 राज्य और देसी रियासतों को भी शामिल किया गया फाइनली उसके बाद तो। और उसमें जो पार्टी में आप देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र का मतलब सिक्किम भी। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो पहले एक स्वतंत्र देश था। यहाँ चोंग्याल वंश के शाही राजा के द्वारा शासन किया जाता है। 1975 में जनता के इच्छा अनुसार भारत में शामिल हुआ और 1975 में संघ का पूर्ण सदस्य भी बना लिया गया। तो आप समझ सकते हो कि 1970 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये जो क्या गया, सिक्किम को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो 1949 में 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन मिलता है और उसमें देसी रियासतों को भी शामिल किया गया था। अब ये देखेंगे कि 1950 के बाद, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के बाद गठित राज्य जो है, जो भाषाई आधार पर, और चाहे धर कमेटी के रिकमेंडेशंस की बात करें, चाहे जेबीपी कमेटी का रिकमेंडेशंस की बात करें, या फिर आपको फजल अली कमीशन के ये जो आप देख सकते हैं कि ये फजल अली आयोग के रिकमेंडेशंस की बात करें, तो उसके आधार पर ये राज्यों का सीक्वेंस है। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1950 भारत के भाषाई आधार पर किया गया, केरल 1 नवंबर 1950 राज्य पुनर्गठन 1956 के, और उसी ये 1950 गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई 1960, कर्नाटक 1 नवंबर 1950, नागालैंड 1 हरियाणा 1 नवंबर 69, हिमाचल प्रदेश 160 ये 25 जनवरी 1971, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 21 जनवरी 1972, सिक्किम आप 26 जनवरी 1975, मिजोरम 87, अरुणाचल प्रदेश 87, गोवा 30 में आप देखोगे 1987, और छत्तीसगढ़ आप देखोगे 1 नवंबर 2000 ये। उसके बाद 9 उत्तराखंड 9 नवंबर ये आप देखोगे कि 2000, और 15 नवंबर को झारखंड, और तेलंगाना 2 जून आपके 14। अभी जो
जम्मू कश्मीर की अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो क्योंकि कंटेम्प्रेरी या और करंट अफेयर से कोरिलेट करके वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें। तो कहा जाता है कि 1950 के बाद जो हमारे राज्यों का गठन किया गया, उसमें आंध्र प्रदेश तो आपको पता भी होगा कि भाषाई स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर यह गठित होने वाला पहला राज्य था। लेकिन वहीं अगर केरल राज्य की बात करें या उससे उसके बाद जो राज्यों का गठन हुआ, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार किया गया था। अब होता है रीजनल काउंसिल। तो रीजनल काउंसिल ये क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है? तो क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय, ये संवैधानिक निकाय न कि संवैधानिक है, ठीक है, सांविधिक निकाय है न कि संवैधानिक है। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया था, जो राज्य पुनर्गठन 1956 का ही एक विस्तार था। इस कानून में 5 क्षेत्रों को विभाजित किया गया: उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण। प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई बातों को ध्यान रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित देश की क्या होती है? ये सबसे पहले देश की नेचुरल यानी प्राकृतिक डिवीजन, नदी तंत्र, वहां का ड्रेनेज सिस्टम, संचार के साधन ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कल्चरल भाषाई यानी लिंग्विस्टिक रिलेशंस, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता एवं सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था। तो कोई भी इस तरीके से रीजनल काउंसिल बनाई जाती है तो उसका कुछ आधार होता है, और यह आधार सबसे पहले कि यह 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। पूरे भारत में 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया: उत्तर, पूर्व, पश्चिम। आप इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ये नॉर्दर्न, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये सदर्न और ये सेंट्रल। तो ये 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, और 5 क्षेत्रों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या था? देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र, संचार साधन, संस्कृति, भाषाई संबंध, आर्थिक विकास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था। तो आप ये देखो कि वहां का नेचुरल डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम की, कम्युनिकेशन की बात करें, कल्चरल की बात करें, लिंग्विस्टिक रिलेशंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो उसी आधार पर ये काउंसिल बनाई गई थी। अब रीजनल काउंसिल इसके अतिरिक्त क्या होता है? निम्न व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार बैठक के बिना मताधिकार के रूप में हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं कि ये क्षेत्रीय परिषद में कौन से व्यक्ति जो होते हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो उनके मेंबर नहीं थे? योजना आयोग या नीति आयोग द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति हो जो इस क्षेत्रीय काउंसिल में क्या हो सकता है? बैठ सकता है। और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव जो होंगे, वो जो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी होंगे वो हो सकते हैं। और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त जो होते हैं, विकास आयुक्त का मतलब होता है डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है, वो क्या कर सकते हैं? इस काउंसिल में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और केंद्र सरकार गृह मंत्री, जो केंद्र सरकार का गृह मंत्री होता है, वो 5 परिषदों का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो ध्यान देना कि 5 परिषदों का अध्यक्ष यहाँ का गृह मंत्री होता है। होम मिनिस्टर जो होता है वो होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के लिए उस परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। जो 5 परिषदें बनाई गई है, तो 5 परिषदों का अपना एक एरिया बनाया गया, और उस एरिया में रहने वाले जो भी स्टेट होगा, उसमें स्टेट होगा, वहां के जो मुख्यमंत्री होंगे वो उनके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। या वो प्रेसिडेंट कौन होता है? गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित के बीच सहभागिता एवं समन्वय को बढ़ाना है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। ये क्या होता है कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच के क्या होता है? क्षेत्रीय परिषद जो होता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। ये आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये क्या होता है कि ये आर्थिक और सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतरराज्य परिवहन मतलब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन जैसे विषयों पर विचार विमर्श संस्तुति करता है। और ये केवल चर्चनात्मक परामर्शदात्री निकाय है। इसमें केवल डिस्कशन किया जा सकता है और एक दूसरे को सजेशन किया जा सकता है। मानना न मानना वो गवर्नमेंट पर डिसाइड करता है। तो आप ध्यान देना कि इस तरीके से ये रीजनल काउंसिल बनाने का मेन उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य यही था कि जो क्षेत्रीय असमानताएं थी उस समानता में कन्वर्ट करना, और जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने की बात कही गई। अब वो क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी थी? तो उत्तर परिषद में आप देखोगे
कि मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय आप उत्तर परिषदीय की बात करते हैं तो ये नई दिल्ली। अब आप देखोगे कि यह नई दिल्ली है, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, और यहाँ राजस्थान और दिल्ली। तो ये जो आप देखोगे कि नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन है, तो नॉर्दर्न रीजन में उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं आप देख सकते हो, तो ये है राजस्थान और दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, तो उसमें इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद पूर्वी जो कहा जाता है ईस्टर्न, ईस्टर्न जो है कोलकाता है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उसके बाद अगर देखेंगे वेस्टर्न में मुंबई और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। और दक्षिण में आप देखोगे चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी और तेलंगाना। ये 5 क्षेत्रीय, ये ध्यान देना, ये 5 क्षेत्रीय आपकी परिषदें, रीजनल काउंसिल है। और उनके ये कहा जाता है कि अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, तो एक एक वर्ष के लिए क्या होते हैं, एक एक वर्ष के लिए इनको क्या किया जाता है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। इस 5 क्षेत्रीय काउंसिल के या रीजनल काउंसिल के अलावा नॉर्थ ईस्ट एक है, जो आपको पता भी होगा कि पूर्वोत्तर ये परिषद का गठन एक संसदीय अधिनियम के द्वारा ये 1971 में किया गया था। इसके सदस्यों में से असम, मणिपुर, मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम को शामिल किया गया। यानी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं उन सबको शामिल किया गया। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों के से सहित वही है जो क्षेत्रीय कार्य का, जो क्षेत्रीय परिषद का वही है, लेकिन ये एक एकीकृत एवं समन्वित, ये एक इंटीग्रेटेड योजना तैयार करती है और इसके विषय में वो सम्मिलित किया जाता है। इनके मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करता है। इसके समय पर सदस्यों राज्यों की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, उठाए गए कदमों की समीक्षा करना, यानी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उनके डेवलपमेंट की बातें करी जाती है तो उसकी ये समीक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए इनकी जितनी भी चीजें होती है उसमें समीक्षा की जाती है, ताकि आने वाले चुनौतियों को क्या हो सके, पूरा किया जा सके और अच्छे से शासन व्यवस्था के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल लोगों का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, यानी स्पेशल कैटेगरी का मतलब होता है विशेष दर्जा वाले राज्य। तो विशेष दर्जा वाले राज्य क्या होते हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्ययन के अनुसार विशेष दर्जा पाने वाले कुछ विशेष श्रेणी में आने चाहिए। निर्धन राज्य होने के कारण से ही केवल यह दर्जा नहीं दिया जाता। ध्यान देना, विशेष राज्य केवल निर्धन राज्य होने के कारण ही नहीं दिया जा सकता। अब उसका क्या होता है, सबसे उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, क्राइटेरिया अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला हो, वह राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हो, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र हो, उसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो, पर्वतीय हो, और यह जियोमॉर्फोलॉजी जो होती है वो बड़ा कहा जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी अच्छा न होने की वजह से पर्वत पठार हो, पिछड़ापन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न मानदंड राज्य इस श्रेणी में आते हो, जहां पिछड़ापन हो, बैकवर्डनेस हो और सोशल इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है एकदम कम हुआ हो। यही कारण है कि यहाँ आधारभूत ढांचे के विकास में भौगोलिक कारक अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसे स्थलों को औद्योगिक विकास में समस्याएं आती हैं, और जब समस्याएं आएंगी तो ऑब्वियस है कि वहां डेवलपमेंट नहीं होगा। जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसके कारण उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। केंद्र ऐसे विशेष राज्यों को वित्तीय यानी फाइनेंशियल उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि वहां भी उद्योग स्थापित किया जा सके और वहां मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली जो 90% जो अनुदान श्रेणी के आता है, जबकि अन्य राज्यों को दी जाने वाली के 30% क्या होता है कि अनुदान श्रेणी में आता है। तो ध्यान देना, विशेष राज्य जो होते हैं उनको 90% सब्सिडाइज कर दिया जाता है, और जबकि जो अदर स्टेट हैं जो वो 30% के अंतर्गत आते हैं। तो 5वें वित्त आयोग जो महावीर त्यागी
त्यागी थे। 96 ने प्रथम बार ये एक्साइज टेस्ट के महत्वपूर्ण रियायत देकर 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया। तो सबसे पहले 5वीं वित्त आयोग जो फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जो महावीर त्यागी साहब थे, उन्होंने क्या कहा था कि एक्साइज टेस्ट में कुछ रियायत यानी उनको सब्सिडाइज करके 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया था। वर्तमान में यह 10 राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है। अब राज्यों का विशेष दर्जा जो मिला हुआ 5वें वित्त आप देखो 96 में रियासत ये प्राप्त किया गया था, जिसका संविधान में निर्धन और पिछड़े राज्यों के विकास के समान अवसर के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। तो संविधान में क्या होता है, निर्धन पिछड़े राज्यों को विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए उनको क्या करना होगा, विशेष राज्य का दिए जाने का प्रावधान है। और राज्य विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की तरफ वित्तीय सहायता दी जाती। जैसे उसको विशेष दर्जा मिल जाता है, केंद्र सरकार उसमें क्या करती है कि 90% सब्सिडाइज करके क्या करते हैं, उनको फाइनेंशियल प्रमोशन यानी उनको हेल्प करती है। राज्य के विशेष राज्य को दर्जा देने का प्रस्ताव गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर, अब ये कहा जाता है कि ये आधार जो आपको मैंने बताया कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाला पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम और क्या होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो मानदंड है, ये पहली क्राइटेरिया थी। और इसके अलावा अगर कहा जाता है कि गाडगिल फॉर्मूले, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाडगिल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। गाडगिल फॉर्मूले से हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं। तो किसी राज्य के विशेष दर्जा का प्रावधान क्या होना चाहिए, तो सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व होगा। सामरिक दृष्टि से यानी स्ट्रेटेजिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस राज्य का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। राज्य के पर्वतीय दुर्गम रास्तों का अनुरूप स्थिति, कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जियोमॉर्फोलॉजी क्या और डिस्ट्रक्टिव वे में हो, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, आर्थिक एवं बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से वो क्या हुआ, पिछड़ा हुआ है। तो 4 ऐसे कंडीशंस होते हैं। अगर कोई भी राज्य अगर इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो केंद्र सरकार और हमारा संविधान भी कहता है कि उनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश भी इसकी डिमांड कर रहा था। तो डिमांड करने का मतलब सबसे पहले कि वो सामरिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। दूसरा, उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होना चाहिए, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र होना चाहिए, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। और आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं से क्या होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए। अब इन चारों कंडीशंस में से अगर चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अदरवाइज अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं करेगा तो उसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। कुछ दिन पहले आप देखोगे कि बिहार में भी इस तरह के डिमांड हुए थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि वहाँ कम आबादी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख लो कि वहाँ सबसे ज्यादा है। आज के 2011 सेंसस के आधार पर आप देखोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे, जबकि क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो कहने का नो डाउट विदेशी सीमा से लगा होना चाहिए। सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व, उसमें भी पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, लेकिन आर्थिक बुनियादी दृष्टि से पिछड़ापन अगर बिहार को मानते हैं, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, अधिक है, इसलिए इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की भी बात करें तो उसको में सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व नहीं, अगर तीनों और भी रीजन अगर मान लेते हैं तो सामरिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है। अब वो गाडगिल फॉर्मूला का स्वरूप क्या होना चाहिए, विशेष राज्य असम, ये कहा जाता है विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाए असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्रीय सहायता अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का छूट दिया जाना चाहिए। केंद्रीय सहायता प्रावधानों के आधार पर 60% जनसंख्या के आधार पर होनी, यानी केंद्रीय सहायता निम्न प्रावधानों के आधार पर वितरित किए जाने चाहिए और 60% पॉपुलेशन जो होने चाहिए क्या, तो जनसंख्या, भारत के जनसंख्या किसी प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे यापन करती है और राज्य के प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण में योगदान देती है। तो ये कहा जाता है कि पहले तो गाडगिल फॉर्मूला का आधार था कि अगर प्रति व्यक्ति आय कम हो, और प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक सर्टेन रीजन पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गया और जहां इनकम कम होगा तो ऑब्वियस है कि वहां प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो कम होगी। कर का प्रयास राज्य की क्षमता को जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इससे पता लगता है कि राज्य अपने संसाधनों का उपयोग किस तरीके से, कर का प्रयास मतलब टैक्स,
टैक्स में आप देखोगे कि जो स्टेट ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहा है, इसका मतलब कि वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ क्या हो गया कि लगभग सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए हैं। वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लोगों की आमदनी ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि वो टैक्स के दायरे में आएंगे, और टैक्स के दायरे में आएंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ टैक्स पे करेंगे ही करेंगे। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय तो अभी मैंने बताया कि असमान विकास राज्यों की पुरानी भी समस्या है कि कहा जाता है कि हमारे पास संसाधन होने की टेक्नोलॉजी है या ह्यूमन स्किल्ड यानी कि मानव को स्किल्ड होने की आवश्यकता है। अगर इन सारी चीजों का अभाव रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, ऑब्वियस है कि हमेशा कम होगा। तो केंद्र से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता का बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, जिसका प्रभाव कम जनसंख्या वाले राज्यों पर पड़ता है। कम जनसंख्या वाले राज्य जिनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है, तो प्रति व्यक्ति आय कुल मिला के एक ही होते हैं कि वहां की पॉपुलेशन और वहां रिसोर्स को कितने अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं। विशेष समस्या क्या थी कि गाडगिल फार्मूला ने विशेष समस्या अधिक महत्वपूर्ण बताया, सूखे की स्थिति वाले राज्यों को अकाल विशेष समस्या रही। आनुपातिक रूप से केंद्रीय सहायता नहीं मिलने से राज्यों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। नो डाउट इसमें इस तरह की समस्याएं होती है कि जहां अकाल पड़ जाए या सूखा पड़ जाए वहां क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय स्टेट गवर्नमेंट को रियल में काफी नुकसान पहुंचता है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, बाढ़, चक्रवात यानी कि फ्लड की बात करते हैं, साइक्लोन की बात करें, नेचुरल डिजास्टर जैसे राज्यों को विशेष समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को समझाने और विशेष राज्य के संस्कृतियों के अतिरिक्त हिस्सा का देना बेहतर कदम होगा। उनको सहायता करना और इस तरीके से उसको मोबिलाइज करना भी बहुत जरूरी है। सिंचाई एवं ऊर्जा के राज्यों में बनने वाली सिंचाई परियोजनाओं का व्यय केंद्र विशेष रूप से करना चाहिए। जो सिंचाई परियोजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। इन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने के केंद्र को विशेष सहायता देनी चाहिए। और 1990 में गाडगिल फार्मूले की समीक्षा की गई, उसमें कई सुधार किए गए जो गाडगिल फार्मूले के नाम से जाना जाता है। तो इतने आधार थे गाडगिल फार्मूले के आधार पर इन सारी चीजों को। और विशेष राज्यों का दर्जा जो दिया गया है आप देख सकते हैं कि असम 1969 में, नागालैंड 1960, हिमाचल प्रदेश 1970, मणिपुर 1972, मेघालय 72, 1970 मणिपुर 1972, सिक्किम 75, 76, मिजोरम 86, 87, अरुणाचल प्रदेश 86, 87, उत्तराखंड 2001। तो ये 10 आज के डेट में विशेष राज्यों का तो दर्जा दिया गया है, वो 10 राज्यों का था। वो आप इससे क्या करते हैं, मैप में आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट में लगभग आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो हिमाचल प्रदेश और दूसरा होता है कि आपको उत्तराखंड, अदरवाइज सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो उत्तराखंड 8 वो हो गए, 7 सिस्टर, और सिक्किम ये हो गए, और 2 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब हमारे पास ये सबसे बिग क्वेश्चन ये था कि स्मॉल स्टेट वर्सेज बिग स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। और नो डाउट ये 2013 या 14 का आप ऐसे का पेपर देखेंगे तो उसमें ऑब्वियस 2011 या 12 का पेपर देखेंगे मेंस का, तो उसमें ये बातें कही गई हैं कि स्मॉल स्टेट और बिग स्टेट का क्या कंसेप्ट है। तो छोटे राज्यों के गठन के औचित्य और उसकी आवश्यकता पे बहस होती रही है। अब आपको क्या छोटे राज्य का गठन भारतीय संघीय स्वरूप जो फेडरल सिस्टम है या यूनियन का जो कंसेप्ट है उसके लिए क्या है, गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। क्या छोटे राज्यों को स्थानीय और प्रशासनिक समस्याओं को बेहतर ढंग से नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या लोकतांत्रिक प्रणाली में इस प्रकार के पुनर्गठन के लिए तैयार है। और हालांकि छोटे राज्य देश के लिए लाभकारी होंगे या नहीं यह निर्धारित कर पाना रियल में काफी कठिन है। लेकिन इतिहास के पीछे अगर देखें तो पहले हुए राज्यों के पुनर्गठन से भारत की संघीय व्यवस्था का कोई खतरा अभी तक नहीं उत्पन्न हुआ है। और उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हुए हैं तो कुछ निगेटिव भी इसके इफेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड नए राज्यों का उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। ये राज्यों की अपेक्षा ये राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या हो गया, तेजी से विकास हो रहा है। दूसरी ओर पूर्ववर्ती राज्यों की स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आती है। छोटे राज्यों के विरोध करने वालों का मानना यह है कि अगर छोटे राज्यों का छोटा बना देने मात्र से ही बात नहीं बनती है। आज मिजोरम की बात करें, मेघालय की बात करें, सिक्किम की बात करें, मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश
की बात करें, विकास अधूरे पड़े हुए हैं। तो छोटे राज्य वर्सेज अगर बिग इज मतलब स्मॉल स्टेट वर्सेज बिग स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो ऑलरेडी मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जो हैं, छोटे राज्य को कुछ नहीं होगा, बल्कि मूल प्रश्न यह व्यवस्था को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाने, शोषण और दमन प्रवृत्तियों को समाप्त करने की। लेकिन आज जिस तरीके से एक बार पुनः छोटे राज्यों के गठन के औचित्य पर बहस उत्पन्न हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, पूर्वांचल मांग बढ़ती जा रही, महाराष्ट्र में विदर्भ लोगों के अपने लिए राज्य के गठन की मांग। तो कहने का मतलब ये होता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि छोटे राज्य होंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा या बड़े राज्य रहेंगे तो होगा, और क्या हमारे संवैधानिक स्थितियों के अनुसार अनुकूल है। तो इसी पे हम लोग देखते हैं कि छोटे राज्य बनाने के लाभ क्या है। तो कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अगर हम लोग रिजल्ट देखें, तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ अच्छे परिणाम दिए हैं। अमेरिकी संघ भारत की तुलना में जनसंख्या कम और क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद 50 राज्यों में विभाजित है, इसलिए भारत से भी छोटे राज्यों का गठन लाभकारी हो सकता है। जैसे यूएसए से उन्होंने कंपेयर किया, और कंपेयर करके यह बताने की कोशिश किया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और छोटे छोटे राज्य होंगे। नो डाउट आप देखोगे हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है, गोवा हुआ, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में अच्छे परिणाम। इनका अगर ग्रोथ रेशियो अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है, क्योंकि छोटा है। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि क्या भारत में सभी राज्यों को इस तरीके से विभाजित कर दिया जाए छोटे छोटे पार्टों में, ताकि उनका ग्रोथ प्रॉपर और पॉजिटिव हो। अगर वो यूएसए के सिस्टम से अगर कोरिलेट किया तो वहाँ 50 राज्य है, नो डाउट वहाँ 50 राज्य बहुत बृहद। इसका क्षेत्रफल अलग है और पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो क्षेत्रफल अधिक होगा, तो ऑब्वियस है कि डेवलप्ड कंट्री है तो पर कैपिटा इनकम है, तो इसलिए वहाँ ग्रोथ जो होता है काफी अधिक होता है और ज्यादा अच्छे से उसको हम लोग रेगुलाइज भी कर सकते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल कम होने के कारण सरकार विकास कार्यों में सुगमता से संपन्न करा सकती है, और ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या कम होने के कारण ऑब्वियस है कि सरकार क्या कर सकता है कि अच्छे से वहां डेवलपमेंट कराया जा सकता है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत होती है, प्रशासन जनता के लिए अधिक निकट होती है। ये भी कहा जाता है कि प्रशासनिक स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वहां लगभग सारे रिसोर्सेज को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाता है, जिसके आधार पर वहां पर कैपिटा इनकम होती है। जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि वहां का डेवलपमेंट होना। छोटे राज्य के नेता अपने राज्यों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे, नए संशोधन के मंत्रिमंडल भी छोटे होंगे और अधिक व्यय कम होगी। तो ये कहा गया है कि छोटा मंत्रिमंडल होगा, व्यय कम होगा और डेवलपमेंट ज्यादा होगी। संतुलित राज्य को सीएम छोटे राज्य अधिक प्रभावित होते हैं। जो राजकोषीय व्यवस्थाएं जो होते हैं, फिजिकल ये डेफिसिट होती है, उसकी भी अगर हम देखें तो काफी बैलेंस फॉर्म में होता है। राज्य की जनता समस्याओं, मांगों की समस्या सुगमता पूर्वक क्या किया जा सकता है कि हम समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। और सत्ता का केंद्रीकरण होगा, जिससे केंद्र की तानाशाही कम होगी और हित एवं दबाव संगठन अधिक सक्रिय होंगे। छोटे राज्यों में पंचायत सफल क्रियान्वयन अधिक ध्यान दिया जा सके, जिससे भी केंद्रीय शासन की क्या होगी, सहायता मिलेगी। तो छोटे राज्य बनाने से मल्टी डायमेंशनल प्रॉफिट है और उसे प्रॉपर इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है, और इसी इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या होता है कि छोटे राज्य कुछ जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अब छोटे राज्य बनाने की क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो भारतीय समाज के बहुत संस्कृतवादी है, हमारी जो सामाजिक संरचना वो मल्टी कल्चरल है, इसलिए एक राज्य के गठन की शुरुआती नए राज्य के गठन की मांग उठ सकती है। ये क्या होता है कि अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले कम्युनिटी जो होती है वो अपने राज्य की मांग कर सकते हैं। ये मांगे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, इंटीग्रिटी के लिए क्या हो सकता है कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे यूपी में अगर देखें तो बुंदेलखंड, हरित पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में ये डिमांड किया गया है कि हमें आप ये दे दो बोडोलैंड, असम में गोरखालैंड, आपके अगर बात करें पश्चिम विदर्भ, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, गुजरात में जैसे राज्यों की मांग चल रही है। तो ये क्या होता है कि हमारी इंटीग्रिटी पे कहीं ना कहीं प्रश्न चल रहे। छोटे राज्य कर देने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, छोटे राज्यों को कर देने से भी समस्याओं का समाधान नहीं है। आवश्यकता है कि समस्याओं की सूची तैयार किया जाए और उसकी प्राथमिकता के अनुसार क्या हो सकता है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और प्रॉपर उसका उपचार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका डेवलपमेंट हो सके।
राष्ट्र पर अधिक भार बढ़ेगा। राजभवन सचिवालय बनाने में व्यय, मंत्रियों के व्यय, ये का राष्ट्रीय स्तर पर विकास की अनदेखी होगी। तो ये कहा जाता है कि छोटा राज्य होगा तो उसके लिए मंत्रियों के रहने के लिए व्यय, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा क्या होगा, खर्चे होंगे, जो हमारी स्थिति को, हमारी इनकम को और हमारी आर्थिक स्थिति को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भार पड़ेगा, जिससे असंतुलन की स्थिति आएगी। क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि होगी। झारखंड में वन और खनिज की बहुलता है, कृषि भूमि का अभाव है, जबकि बिहार इसके विपरीत है। तो आप देखोगे कि बिहार और झारखंड, जब से झारखंड अलग हुआ तो वहां पॉलिटिकल स्थिति अगर सुदृढ़ रहती तो झारखंड बहुत ज्यादा डेवलप करता, क्योंकि वहां वन और खनिज संपदा की बहुलता है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, और जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र है जो काफी विकसित हुए हैं और विकास भी कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि इसमें क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति होती है कि कुछ भाग जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो क्या होता है, उन क्षेत्रों में जाने की वजह से वहाँ लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन और अदर प्रक्रियाएं जो होती है पूरी तरीके से प्रभावित होती है, जिससे पर कैपिटा इनकम पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी विकृतियां भी सामने आती हैं। रीजनल क्षेत्रवाद, ये कहा जाती है राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रवाद को और बढ़ावा मिलता है। सीमा विवाद, वंशवाद, गुटबंदी जैसी परिस्थितियों को बढ़ावा मिलता है। और मल्टी डायमेंशनल क्या होता है कि वहां ग्रुपिज्म भी या ग्रुप भी फॉर्म होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद नए स्वरूप सामने आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जो होते हैं, आर्थिक संकट भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और तमाम तरह के दिक्कतें हो सकती है। इससे संकुचित मानसिकता का विकास होगा और राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का होगा। ये क्या होता है कि रीजनल होता है, जो भी कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो करना शुरू कर देगा। न्यायालय बढ़ानी पड़ेगी और इसके न्यायाधीशों को नियुक्ति करने होंगे, अर्थात न्यायपालिका का भी अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि छोटे राज्य और बड़े राज्य बनाने के अपने गुण और दोष हैं और लाभ और हानि है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि छोटे राज्य को अगर एक सिस्टम बना दिया जाए छोटे राज्य को, और उसको पॉजिटिवली रेगुलाइज किया जाए, तो हमें लगता है कि एक सटीक और सही विकास हो पाएगा, जिससे हमारी पर कैपिटा और जो रीजनल लेवल पे जो समस्याएं हैं, जो रीजनल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, समाप्त तो हो सकता है और लोग खुशहाल हो सकते हैं और राज्य का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है, जिससे लोगों में सौहार्दता और एकता की भावना जागृत होगी। और इससे क्या होगा, भारत हमारा एक खुशहाल देश होगा, मल्टीकल्चरल होने के बावजूद भी एकता आएगी। और इस आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी तक आपने जो इस वीडियो में देखा है, ये बेसिक कंसेप्ट को मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश किया, और आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे और फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। कोई अगर आपको सजेशन सलाह देना है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक एक शब्द को माइनर और मेजर दोनों लेवल पे ही स्टडी और उसका मूल्यांकन किया गया है। इसलिए इन बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर इंडियन पॉलिटी का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आप शुरू करेंगे तो आगे किसी भी शब्द पर आपको क्या होगा, भटकना नहीं पड़ेगा और न किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा क्या करें, देख के अपने बेसिक ज्ञान में संवर्धित करें, यानी अपने आप को मॉडिफाई करें और अच्छे से अच्छा इसका यूटिलाइज करें, उपयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।